नमस्ते मित्रों। 11 नवंबर हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस है और उनके जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को हम हर साल मनाते हैं, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिस कारण उनका जन्म दिवस हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का संक्षेप में परिचय हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं रामकृष्ण बदने इस वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे हम देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का नाम मोइनुद्दीन अहमद था। इनका नाम क्या है? मोइनुद्दीन अहमद है। और अबुल कलाम जो है ये उनको मिली हुई पदवी है। अबुल कलाम बाद में हम नाम लगाते, लेकिन ये उनको मिली हुई पदवी है और उनका नाम जो है मोइनुद्दीन अहमद, ये उनका नाम है। और इनका जन्म 11 नवंबर 1988 को मक्का में हुआ है। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र मक्का मदीना जो स्थान माना जाता है, ऐसे मक्का में इनका जन्म 11 नवंबर 1988 में हुआ है। पिता का नाम मौलाना खरुद्दीन है। पिता का नाम क्या था? तो मौलाना खरुद्दीन रहा है। तो माता का नाम आलिया बेगम था। माता का नाम आलिया बेगम था। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज अफगान के थे, अफगानिस्तान वगैरह कहते हैं ना, अफगान के थे। और मुगल सम्राट बाबर के समय ये भारत में आए थे। मूल से इनके जो पूर्वज है वो अफगान थे, अफगान के थे। और मुगल सम्राट जो बाबर हमारे देश में आक्रमण के लिए आया, तो उस बाबर के साथ इनके पूर्वज भी भारत में आए हैं। वे अरबी के प्रकांड पंडित थे। अरबी भाषा के प्रकांड पंडित के रूप में उन्हें देखा जाता है। 11 वर्ष की आयु में ही यहाँ पर मौलाना अबुल जी के माता का देहांत हुआ है। यानी माता ये जब 11 साल के थे तभी ये लोक छोड़कर परलोक सिधार गई है। कोलकाता में ये रहते थे। मक्का इस पवित्र जगह पर इनका जन्म हुआ और मुल्ला मौलवी ने मक्का में क्या किया, तो इनका सत्कार किया था और इनको ये मौलाना अबुल कलाम, ये जो पदवी है वहीं पर उन्हें अबुल कलाम के रूप में वहाँ के मुल्ला मौलवी ने दी हुई है। ये ध्यान रखना जरूरी है। पत्नी का नाम है जुलेखा बेगम। 1907 में आयु के केवल 13वें साल में इनकी शादी हुई है। कब हुई है? 1907 में आयु के 13वें साल में पत्नी का नाम है जुलेखा बेगम के साथ इनकी शादी हुई है। और इनकी देहांत अगर हम देखें तो 22 फरवरी 1958 को ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। तो इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1958 में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के बारे में अगर हम देखें मौलाना जी के, तो क्या दिखाई देता है? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मुस्लिम तौर तरीकों से हुई है। पिता तथा अन्य मुस्लिम विद्वानों ने इनको शिक्षा देने का काम किया है। यानी ये कोई पाठशाला में जाकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है प्रारंभिक। तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मुस्लिम तौर तरीकों से और पिता तथा अन्य मुस्लिम विद्वानों के द्वारा प्राप्त की है। इसके साथ साथ इतिहास का आपको ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का ज्ञान है एवं गणित की शिक्षा भी आपने प्राप्त की है। आपने का मतलब अबुल कलाम जी ने। तो इसी प्रकार से दर्शन शास्त्र, इतिहास
इसके साथ ही साथ गणित, इन सारे विषयों की शिक्षा आपको मिली है। मौलाना जी ने उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। तो कितनी भाषाएं अबुल कलाम जी को आती है? देखिए, इन्हें उर्दू भी आती है, हिंदी भाषा भी आती है, फारसी भाषा का भी ज्ञान है, अरबी भाषा का भी ज्ञान है तथा अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान है। तो इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान आपने प्राप्त किया है। कई दिनों तक शुरुआत में वे क्रांति कार्य में जुट गए हैं। भारत को आजादी दिलाने के लिए जो क्रांतिकारी लोग काम कर रहे थे, ऐसे क्रांतिकारियों के साथ शुरुआत के दिनों में अबुल कलाम जी ने काम किया हुआ हमें उनके चरित्र में दिखाई देता है। मुस्लिम लीग की नीतियों का वे सदैव विरोध करते रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही थी वो नीतियां इनको पसंद नहीं है, और इसी कारण वे मुस्लिम लीग की नीतियों का सतत विरोध करते रहे हैं। फूट डालो और राज करो की नीति का आपने विरोध किया है। फूट डालो और राज करो, फोड़ानी झोड़ा जैसे मराठी में कहा जाता है। तो ये नीति ठीक नहीं है और ऐसे नीति का हमें विरोध करना चाहिए, ऐसा कहकर अबुल कलाम जी हर बार फूट डालो और राज करो इस नीति का विरोध करते रहे हैं। बंगाल के विभाजन का भी इन्होंने विरोध किया। 1906 से 1915 तक इस्लाम धर्म के बारे में काम किया है। उनको ऐसा लगता था कि इस्लाम धर्म में कुछ काम करने की जरूरत है और धर्म में कुछ आधुनिक बातें लाने की और परंपरागत बातों को छोड़ने की जरूरत है, और इसी कारण उन्होंने लगभग 1906 से 1915 तक अपने धर्म इस्लाम धर्म में सुधार लाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ हमें दिखाई देता है। 1912 में आपने मुसलमान भाइयों को जागरूक करने के लिए कोलकाता से अल हिलाल नामक एक उर्दू समाचार पत्र निकाला है। उस समय लोगों में जागरूकता लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम समाचार पत्र हुआ करता था। आपने भी कोलकाता से 1912 में अबुल कलाम जी ने अल हिलाल नामक एक उर्दू समाचार पत्र निकाला और मुस्लिम समाज में एक प्रकार का प्रबोधन करने का काम इसके द्वारा वो करते रहे हैं। 1914 में अल बलाक नामक दूसरा समाचार पत्र भी आपने निकाला है और जिसके द्वारा वे प्रबोधन का काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। समाज में जागरूकता निर्माण करने का काम वे करते रहे हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, मुझे लगता है इनकी आत्मकथा उनके मृत्युपरांत प्रकाशित हो चुकी है। उसके बाद गुबार ये खातिर नामक एक पुस्तक भी इनकी प्रकाशित है और अनेक समाचार पत्रों में वे आज़ाद इस नाम को लेकर लेखन कार्य करते रहे हैं, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों में जागरूकता लाना जरूरी था और ये जागरूकता लाने का काम करने में समाचार पत्र सबसे अग्रसर थे और इसी कारण आपने आज़ाद ये नाम लेकर अनेक समाचार पत्रों में लेखन का कार्य भी किया है। मैंने पहले आपको कहा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण काम किया है, जैसे कि IIT खड़गपुर की स्थापना इनके कार्यकाल में ही हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम UGC कहते हैं, इस UGC की स्थापना अगर किनके कार्यकाल में हुई होगी तो वह अबुल कलाम जी के कार्यकाल में ही हुई है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी इनके कार्यकाल में ही हुई है। साहित्य अकादमी जो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसकी स्थापना भी इनके कार्यकाल में ही हुई है। ललित अकादमी की स्थापना भी इनके कार्यकाल में हमें दिखाई देती है और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को 1956 में भारत रत्न ये पुरस्कार मिला, तो उनको ऐसा लगता था कि आदमी जब जीवित है तब इस प्रकार का पुरस्कार लेना चाहिए, ऐसा इस बारे में उनका विरोध रहा है।
और इसी कारण अबुल कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार उनके जीवित रहते हुए नहीं मिला है, और मिला होता तो भी वो स्वीकृत करते ऐसा नहीं लगता। इसी कारण उनको मरणोपरांत 1992 में भारत रत्न, जो हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान है, खिताब है, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। और वैसे देखा जाए तो एक संत के जैसा जीवन अबुल कलाम जी ने जीने का काम किया है। आधुनिक संत के रूप में भी हम इनको संबोधित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है। कल्पना कीजिए कि इस देश के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और पद पर रहने के बाद भी जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके पास किसी प्रकार की संपत्ति नहीं थी, न कोई बैंक बैलेंस रहा है। जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी हम कहते हैं, ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम जी के बारे में भी अगर हम देखें तो इनके मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद इनके पास न बैंक बैलेंस है, न अन्य किसी प्रकार की संपत्ति हमें दिखाई देती है। ऐसा कहा जाता है कि इनके अलमारी से खादी के कुछ वस्त्र मिले, 2 जोड़े सैंडल मिले, ब्रश और कुछ पुस्तकें हासिल हुई। बस इतना ही इनके जीवन में इनके पास है, और बाकी संपत्ति के रूप में इनके पास कुछ भी नहीं था। इससे एक बात ध्यान में आती है कि ये कितने उच्च कोटि के चरित्र को लेकर जीवन जीते रहे हैं। नगर के कैद खाने में जब इनको रखा गया था जेल में, तब ऐसा कहा जाता है कि इनके साथ वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी साथ में थे, और नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ लेखन का काम कर रहे थे। तो उस ग्रंथ के लेखन को हर दिन वो मौलाना जी को दिखाते थे। इससे बात समझ में आ जाती है कि मौलाना जी निश्चित रूप से विद्वत व्यक्ति रहे हैं। इसी कारण नेहरू ने अपने ग्रंथ का लेखन जो भी वो हर दिन करते थे, नगर के जेल में वो मौलाना जी को दिखाने का काम करते रहे हैं। पत्नी की मृत्यु कोलकाता में हुई तो वो पत्नी की मृत्यु के समय वहाँ उपस्थित नहीं है। मौलाना जी का कार्य देखकर उस समय के भारतीय लोगों के मन में उनके प्रति आस्था थी, प्रेम था, और इसी कारण हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कितने बार? 3 बार अध्यक्ष के रूप में उन्होंने रहकर काम किया है। जैसे 1923 को आयु के 35वें साल में ही उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है, और कांग्रेस के एक जवान अध्यक्ष बनने का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। 1940 को फिर दोबारा वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, और बाद में 7 अगस्त 1942 को भी वह अध्यक्ष बने, और 7 अगस्त 1942 को जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनकी अध्यक्षता में ही छोड़ो भारत ये जो अभियान चलाया गया, उसका ठहराव जो सम्मत हुआ वो मौलाना अबुल कलाम जी के कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उसी समय 7 अगस्त 1942 को हुआ है। इस कारण अबुल जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसे और हमें ध्यान देना जरूरी है। और इसलिए मैंने इस बात का उल्लेख आपके सामने रखा है। ऐसा कहा जाता है कि मौलाना जी बचपन से ही मेधावी छात्र रहे हैं, बहुत ही होशियार छात्र के रूप में उनका उल्लेख उनके चरित्र में हमें पढ़ने को मिलता है। आज़ादी से हिंदू मुस्लिम एकता को महत्व वो देते रहे हैं। उनका कहना यही था कि धर्म जात इसके ऊपर हमें एक दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। न कोई हिंदू श्रेष्ठ है, न कोई मुस्लिम श्रेष्ठ है। तो हमें इस देश में रहते समय हमारा राष्ट्र सर्वोपरि मानकर हमें यह महत्व राष्ट्र को देना चाहिए, न कि अपने धर्म को। और
हर एक का धर्म अपने अपने दृष्टि से श्रेष्ठ है। इसीलिए किसी प्रकार का भेदभाव धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए। भारत से पाकिस्तान अलग बनने की बात उस समय चल रही थी, तो इसका भी आपने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उनका कहना था कि किसी एक धर्म के नाम पर राष्ट्र बनना मुझे ठीक नहीं लगता। अगर ऐसा बनेगा, पाकिस्तान केवल इस्लाम लोगों को लेकर अगर अलग राष्ट्र बनेगा, तो निश्चित रूप से भविष्य में उस राष्ट्र का भी विभाजन होने ही वाला है। और उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो आगे चलकर सच निकली। आपको मालूम है कि फिर बांग्लादेश की निर्मित पाकिस्तान से अलग राष्ट्र के रूप में हुई है। तो देखिए, ये महामानव जो होते हैं वो बहुत दूरदृष्टा होते हैं, और यही बात उन्होंने उस समय कही थी कि किसी एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बनना ठीक नहीं है, और ऐसा राष्ट्र जब बनता है तब उस राष्ट्र की एकता में एकता नहीं रहती, तो भविष्य में उसमें भी दूसरा राष्ट्र बन सकता है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो भाकित किया था वो भविष्य में सच निकला है। मुस्लिम तत्कालीन जो समाज मुस्लिम समाज है, जो गलत रूढ़ियाँ चल रही थी, कुछ गलत बंधन धर्म के नाम पर लादे जा रहे थे, तो इसके खिलाफ मौलाना जी ने काम किया है और उस बंधनों से समाज को मुक्त करने का काम किया, आज़ादी दिलाने का काम किया उन बंधनों से, रूढ़ियों से। और इसी कारण उनका नाम भी आज़ाद ही टोपन नाम रखा गया। आज़ाद का मतलब है स्वतंत्र, और इसी प्रकार से इनके नाम में ये भी बात हमें आज़ाद ये टोपन नाम के रूप में आता है, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। भारतीय मुसलमान समाज में राष्ट्रीयता के बारे में जन जागृति करने का काम मौलाना जी ने बड़े पैमाने पर किया है। उनका कहना था कि हमें किसी व्यक्ति की निष्ठा को महत्व नहीं देना चाहिए। हमारे लिए सर्वोपरि व्यक्ति से, समाज से भी सर्वोपरि अगर कौन है तो वह राष्ट्र है। राष्ट्र सर्वोपरि समझकर हमें काम करना चाहिए। इस प्रकार की बात उनके द्वारा कही जाती रही है, और केवल कहते नहीं थे, तो उन्होंने अपने जीवन में इस बात को महत्व दिया है। देश को आज़ादी दिलाने में जब गड़बड़ी चल रही थी, तब इनका कहना था कि देश को आज़ादी मिलने में देर हो गई तो चलेगा, लेकिन देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का भी देश विभाजन के लिए विरोध रहा है, आपको मालूम है। उनका तो कहना था कि मेरे देह के टुकड़े करके ही देश के टुकड़े बन सकते हैं, मैं देश का विभाजन नहीं सह पाऊंगा। जैसे गांधी ने कहा था, वैसे ही मौलाना जी ने भी कहा था कि देश को आज़ादी और कुछ सालों के बाद मिली तो भी ठीक है, लेकिन धर्म के नाम पर हमारा देश विभक्त न हो। और इसी कारण देश विभाजन का उन्होंने विरोध किया हुआ हमें दिखाई देता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ वो वक्तव्य देते रहे हैं, क्योंकि उत्कृष्ट वक्ता थे। अनेक भाषाओं पर मौलाना जी का प्रभुत्व रहा है, और इसी कारण इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई बार अपना वक्तव्य दिया, और इसी कारण उन्हें 10 दिसंबर 1921 को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया है। जेल जाना पसंद करते थे ये लोग, लेकिन किसी प्रकार का स्वार्थ से वे अंग्रेजों को यहाँ पर शरण नहीं जाते थे। तो यहाँ पर देखिएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ भाषण करने के कारण इन्हें जेल भेज दिया गया। तो मौलाना जी ने जेल में जाना पसंद किया, और ये जेल में भी रहे हैं। बाद में अगर हम देखें तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में आपने जो किया हुआ काम है वो भारत के लिए
बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। उसके साथ ही साथ वे केवल शिक्षा मंत्री नहीं थे, तो विज्ञान संशोधन एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय का काम भी मौलाना जी ने बहुत ही अच्छी तरह से संभाला है। बहुत अच्छी तरह से ये कार्य भी इन्होंने किया है। 1900 मैंने कहा कि इनके कार्य को ध्यान में रखकर देर से क्यों न सही, लेकिन इनको भारत रत्न से नवाजा गया कि वह भारत रत्न इस किताब से इनका सम्मान किया है। बस इतना सा संक्षेप में हम उनके जीवन चरित्र को यहाँ देख सकते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, उनके जन्म दिवस को जब हम राष्ट्रीय शिक्षा दिन के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो हमें सब व्यक्तियों को ये संकल्प करना चाहिए कि हम हमारे देश में एक भी बच्चा या बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियां हैं, लड़के लड़कियां हैं जो शिक्षा से कोसों दूर है। तो ऐसे कोई बच्चा बच्ची शिक्षा से वंचित न रहेंगे, इस प्रकार का हमें संकल्प करना चाहिए आज के दिन, और दृष्टि से कार्यारंभ करना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा में संख्यात्मक बढ़ोतरी करने के लिए तो प्रयास करना ही है, लेकिन उससे ज़्यादा गुणात्मक बढ़ोतरी यानी अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का संकल्प भी हमें यहाँ पर करना जरूरी है। उनके जन्म दिवस पर हमें ये भी ठान लेना चाहिए कि धर्म, जात, प्रांत के नाम पर हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। इस देश में रहने वाले लोग सारे के सारे भारतीय हैं। मैं कहा था ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले है इसकी, इस प्रकार से कहा जाता है कि ये वतन है हमारा, हमारा ये जो वतन है, यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है। पहले हमारे लिए भारतीय है और बाद में फिर उसका धर्म, लिंग वगैरह जो भी कुछ बातें हैं वो बाद में हैं। इस प्रकार का हमें उनके जन्म दिवस पर सोचने का और उस दृष्टि से कार्य करने का इरादा भी कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे देश के विकास में जिन जिन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उस योगदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और उनके जन्म दिवस पर उनके कार्य को, उनके चरित्र को याद करके उनके प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त करना चाहिए। बस इसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस वीडियो को बनाया। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को तो सुनेंगे, लेकिन आज की पीढ़ी को मौलाना जी का काम मालूम होना चाहिए। आज के ये बहुत सारे लोग इतने बड़े व्यक्ति के कार्य से वंचित है, अनभिज्ञ है। तो ऐसे लोगों को ये वीडियो भेजकर मौलाना जी के कार्य के प्रति उन्हें यहाँ पर उनका कार्य जो मौलाना जी ने किया है से परिचित कराने का काम आप करेंगे, इस प्रकार की आशा को व्यक्त करते हुए दोबारा मैं मौलाना जी के विचारों को और उनके प्रतिमा को वंदन करते हुए मैं यहीं पर मेरे विचारों को समाप्त करता हूँ। नमस्ते।